Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Yes, sir. ऑडियो वीडियो क्लियर? चलो बढ़े आगे। अब लास्ट लेक्चर में आपने जावा की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, ये फीचर्स पढ़ लिए थे जो जावा को इतना पॉपुलर बनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आज बात करते हैं थोड़ा सा टेक्निकल। फॉर एग्जांपल जावा की हिस्ट्री। बहुत ही कॉमन डाउट, कोर जावा, एडवांस जावा क्या होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं जावा के एडिशंस। देन जेडीके, जेआरई, जेवीएम, इनके बारे में एक डिटेल डिस्कशन। अभी तक हमने बहुत बेसिक लेवल पे इनको समझा है। उसके बाद अपने सिस्टम पे जावा डाउनलोड करना एंड फाइनली ये वेरीफाई करना कि जावा प्रॉपरली आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई है। शुरू करें सेशन। शैल आई स्टार्ट? राइट। सबसे पहले बात करते हैं जावा की हिस्ट्री की। पहला क्वेश्चन, जावा किसने बनाई? जावा जिस इंसान ने बनाई, जिस बंदे ने बनाई, द नेम ऑफ दैट पर्सन इज मिस्टर जेम्स गॉसलिंग। ये उनकी पिक, राइट। जब मिस्टर जेम्स गॉसलिंग ने बनाई तो वो किस कंपनी में थे? तो उस कंपनी को जावा बनाने का क्रेडिट जाता है। द नेम ऑफ द कंपनी इज सन माइक्रोसिस्टम। जावा की ओरिजिनल क्रिएटर, ओरिजिनल डेवलपर यही कंपनी थी। इसके बाद 2010 में सन माइक्रोसिस्टम को खरीद लिया, टेक ओवर कर लिया, उसका पूरा बिजनेस परचेज कर लिया ओरेकल कॉर्पोरेशन ने। जैसे किसने किसको परचेज करा है फूड एप्लीकेशंस में? जोमैटो हैज परचेज्ड उबर, बिल्कुल ऐसे ओरेकल ने परचेज कर लिया सन माइक्रोसिस्टम को 2010 में। सो 2010 ऑनवर्ड्स, अब तो 10 साल हो गए इस डील को हुए हुए, 2010 ऑनवर्ड्स हम लोग ये बोलते हैं जावा इज नाउ अ प्रोडक्ट ऑफ ओरेकल कॉर्पोरेशन। ऑल्दो आपको अभी भी कहीं ना कहीं सन का नाम दिखेगा। सन के नाम को लेकर भी बड़ा डाउट होता है। लोगों को लगता है नाम सन सूरज को इंडिकेट कर रहा है। नहीं, सन का मतलब सूरज नहीं है। यहाँ पर सन का मतलब है यहाँ पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। द वर्ड सन एक्चुअली रिप्रेजेंट्स स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी क्यों है इसका नाम? वो इसलिए है क्योंकि ये कंपनी जिन लोगों ने खोली थी वो लोग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पास आउट्स थे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में से एक है, राइट। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही पास आउट थे वो डेवलपर्स जिन्होंने इस पर्टिकुलर कंपनी को लॉन्च करा था। तो अपनी यूनिवर्सिटी के नाम पे उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा था एंड दैट इज व्हाई दे नेम द कंपनी एज सन माइक्रोसिस्टम्स। ये सन वो सन है, फाइन। उसके बाद ओरेकल कॉर्प ने इसको टेक ओवर कर लिया। तो आज की तारीख में हम ये मानते हैं ओरेकल जावा को डिजाइन करती है। ओरिजिनली जावा का नाम जावा नहीं था। मिस्टर जेम्स गॉसलिंग ने अपनी तरफ से लैंग्वेज का नाम ओक पसंद करा था। इसका भी एक वैलिड रीजन है, ओक नाम क्यों पसंद करा था? तो अमेरिका में ओक एक तरह का पेड़ होता है, एक ट्री होता है ओक, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्री होता है। इसकी जो लकड़ी होती है बहुत मजबूत होती है। तो मिस्टर गॉसलिंग दुनिया को यह बताना चाहते थे जैसे ओक का ट्री एक बहुत मजबूत ट्री है, ऐसे जावा एक बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। जावा अपने आप में एक बहुत सॉलिड लैंग्वेज है। इससे इंस्पायर होकर उन्होंने अपनी लैंग्वेज को ओक बुलाया था। लेकिन आप जानते होंगे लैंग्वेजेस के नाम का पेटेंट या रजिस्ट्रेशन होता है ना। दुनिया में 50 लोग सचिन नाम के होंगे, दुनिया में 50 लोग अमित नाम के होंगे, लेकिन दुनिया में कोई 2 लैंग्वेजेस कभी सेम नाम की नहीं हो सकती। मानते हैं? हर लैंग्वेज का नाम यूनिक होना पड़ता है क्योंकि रजिस्ट्री ऑफिस से आपको परमिशन नहीं मिलती है, राइट, पेटेंट नहीं मिलता है। तो जब मिस्टर गॉसलिंग और उनकी टीम इस नाम को रजिस्टर कराने के लिए अमेरिका के पेटेंट ऑफिस में गए तो वहां जाकर इनको पता चला ओक नाम से ऑलरेडी कोई लैंग्वेज पहले से रजिस्टर्ड थी, ऑलरेडी किसी ने ओक नाम की कोई लैंग्वेज बना रखी थी। तब फिर ये टीम वापस लौट रही थी, ठीक है। मन बड़ा उदास सा था इनका। आप इनके ब्लॉग पे जाकर पढ़िएगा, बिल्कुल सेम कहानी है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो ये बड़े एक्साइटमेंट के साथ कंपनी के रजिस्ट्री ऑफिस गए थे कि इस नाम लैंग्वेज के नाम को ओक के नाम से रजिस्टर करेंगे। बट जब इनको पता चला नाम ऑलरेडी किसी के नाम पे रजिस्टर्ड है तो दिल बहुत टूट गया, मन बहुत उदास हो गया। तो इनकी टीम वापस लौट रही थी। ये 7 लोगों की टीम है, जावा 7 लोगों ने मिलकर बनाई थी। उन 7 लोगों के जो लीड डेवलपर थे वो मिस्टर जेम्स गॉसलिंग थे। तो ये 7 लोगों की टीम जब वापस आ रही थी तो रास्ते में कैफेटेरिया पड़ा, रास्ते में कॉफी हाउस पड़ा, वहां ये लोग गए और वहां जाकर इन्होंने कॉफी पी।
इत्तेफाक से लकीली उस कॉफी का नाम जावा था, और वो कॉफी इनको इतनी पसंद आई, इतने इंस्पायर हुए उसके टेस्ट से कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज का नाम जावा रख दिया। इसलिए ध्यान से स्लाइड के टॉप राइट कॉर्नर पे देखिए, जावा के लोगो में कॉफी का कप दिख रहा है आपको। जावा के लोगो में टॉप राइट पे देखिए, स्लाइड में आपको दिखेगा, जावा के लोगो में आपको कॉफी का कप दिख रहा होगा। तो ये जो जावा नाम आया है ये कॉफी के नाम से आया है। और वैसे मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, दुनिया में कितनी चीजों का नाम जावा है? क्या बता सकते हैं? दुनिया में कितनी चीजों का नाम जावा है? क्या क्या जावा के नाम से जाना जाता है? नहीं, नोटिस करिए। नंबर 1, जावा एक लैंग्वेज है जो आप पढ़ रहे हैं, वो तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। जावा इंडोनेशिया में एक आइलैंड का नाम भी है, और जावा एक बाइक का नाम भी है, एक बाइक भी जावा के नाम से है। और चौथा, जावा नाम की कॉफी तो है ही। तो देर आर 4 थिंग्स बाय द नेम ऑफ जावा। जावा इज अ लैंग्वेज, जावा इज एन आइलैंड इन इंडोनेशिया, आए दिन भूकंप आते रहते हैं जहां पर। जावा इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ बाइक, एंड जावा इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ कॉफी। द लैंग्वेज जावा इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉफी जावा। हुआ क्लियर? जस्टिफाई कर पाएंगे कहीं पे आप वाई जावा इज कॉल्ड जावा? बिकॉज द नेम जावा हैज बीन टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ अ कॉफी जो मिस्टर गॉसलिंग और उनकी टीम को बहुत पसंद आई। बस उस कॉफी के नाम से इंस्पायर होकर उन्होंने अपनी लैंग्वेज का नाम जावा रख दिया। राइट, आगे बढ़े। बिल्कुल ऐसे ही पाइथन की हिस्ट्री भी है, अगर आपको याद हो तो। पाइथन का नाम भी एक सीरियल से इंस्पायर्ड है, कॉमेडी सीरियल से। ऐसे जावा का नाम कॉफी से इंस्पायर्ड है। फाइन, देन कम्स द नेक्स्ट थिंग, जावा की लॉन्चिंग कब हुई थी? जावा की बर्थडे कब होती है? तो जावा की बर्थडे होती है 23 जनवरी 1996। 1990 में बर्थडे नहीं होती है दिव्या जावा की। जावा की बर्थडे 1996 में होती है, एग्जैक्ट डेट है 23 जनवरी। 23 जनवरी को दुनिया में जावा का फर्स्ट वर्जन आया था। बहुत कुछ था, बहुत कुछ था। जावा का नाम कावा भी था, जावा का नाम सिल्क भी रखा गया था। ऐसे अगर अपन सोचेंगे ना, ढूंढेंगे, बहुत नाम आएंगे। जावा सिल्क नाम से भी मशहूर हुई थी कुछ दिन के लिए, राइट। लेकिन ये सारे नाम कैंसिल करके उसके बाद ओरिजिनली जो नाम आया, फाइनली जो नाम सेलेक्ट हुआ, दैट नेम वाज जावा। ओके सुनिधि, आगे बढ़ूं? राइट। अब जावा का जो फर्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ था वो किस नाम से लॉन्च हुआ था? तो वो लॉन्च हुआ था बाय द नेम ऑफ जेडीके। अब यहां भी एक छोटा सा डाउट है, जावा क्या है और जेडीके क्या है? बहुत सिंपल है, आप मुझे बताइए सी क्या है और टीसी क्या है? जल्दी जवाब दें, सी क्या है और टीसी क्या है? तो सी अपने आप में एक लैंग्वेज है, टीसी एक इंस्टॉलेबल सॉफ्टवेयर है जो आप अपने कंप्यूटर के अंदर डालते हैं अगर आप को सी लैंग्वेज पे काम करना है। बिल्कुल ऐसे आप जावा पढ़ रहे हैं लेकिन आप कंप्यूटर पे जावा नहीं डालेंगे, आप अपने कंप्यूटर पे जो इंस्टॉल करेंगे उसका नाम है जेडीके, जिसके बारे में लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी। जेडीके का फुल फॉर्म है जावा डेवलपमेंट किट, और जेडीके के अंदर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो एज अ डेवलपर जावा पे प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको चाहिए। आई रिपीट, जेडीके के अंदर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो एज अ डेवलपर जावा पे प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको चाहिए। इसका सबसे पहला वर्जन किस नंबर पे था? 1.0 पे था। और अभी लेटेस्ट वर्जन कब लॉन्च हुआ? लेटेस्ट वर्जन मार्च 2020 में लॉन्च हुआ, जिसका नंबर है 14.0। अगला कब प्लान्ड है? अगला इसी साल 15 सितंबर को प्लान्ड है। 15 सितंबर 2020 को इंटरनेट सर्च कीजिएगा, आपको पता लगेगा जावा का जेडीके 15 लॉन्च हो रहा है। So 15 September 2020 is the launching date of Java's version 15. अभी as of now the current latest version is JDK 14. हुआ क्लियर? और हर 6 महीने में जावा का आपको नया वर्जन मिलेगा। तो गेस करिए 16 कब प्लान होगा? गेस करिए JDK 16 कब प्लान होगा? मार्च 2021। मार्च 2021 में JDK 16 आएगा, सितंबर 2021 में JDK 17 आएगा, एंड सो ऑन। ओके, क्लियर हुआ? तो हम लोग क्या डाउनलोड करेंगे? हम लोग डाउनलोड करेंगे फिलहाल करंट लेटेस्ट JDK 14। और अगर हम 10 दिन रुक जाएं तो, अगर हम 10-12 दिन रुक जाएं तो मिलेगा हमें JDK 15।
हालांकि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस 14 और 15 में नहीं है, तो ये भी मत सोचिएगा सर फिर 14 पुराना हो जाएगा, नहीं। मैं आगे चलकर जावा में आपको दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा, एक का नाम है LTS, एक का नाम है STS। LTS का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट और STS का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट टर्म सपोर्ट। ये जो 6-6 महीने में वर्जन्स लॉन्च होते हैं ये सब शॉर्ट टर्म सपोर्ट वर्जन्स होते हैं। शॉर्ट टर्म सपोर्ट होने के कारण बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता अगर 6 महीने बाद अगला कोई वर्जन आ रहा है और आपके पास 6 महीने पहले का वर्जन है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। दो एक फीचर ऐसे होते हैं जो नए वर्जन में एक्स्ट्रा आएंगे। आ रही है बात समझ? हो रहा है क्लियर? नहीं होगा अनफॉर्चुनेटली मयंक। जावा ने वर्जन 9 ऑनवर्ड्स 32 बिट प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना बंद कर दिया है। आई रिपीट, जावा ने वर्जन 9 ऑनवर्ड्स 32 बिट प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना बंद कर दिया है। तो अगर आपके पास 32 बिट विंडोज है तो आपको फिर JDK 8 डाउनलोड करना पड़ेगा इंटरनेट से। JDK 9 ऑनवर्ड्स जावा सिर्फ 64 बिट पे काम करती है। और आप लोग प्लीज अपने क्वेश्चंस प्राइवेटली नहीं पूछिए, पब्लिकली पूछिए, ताकि बाकी लोगों को भी समझ में आए मैं किस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ूं? चलो नेक्स्ट। तो ये है जावा की बेसिक हिस्ट्री, इससे ज्यादा आपसे कोई हिस्ट्री पूछेगा नहीं। चलिए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, दैट इज एडिशंस और फ्लेवर्स ऑफ जावा। तो ये बताइए जावा का नाम किससे इंस्पायर्ड है? जल्दी बताइए, जावा का नाम किससे इंस्पायर्ड है? कॉफी से। क्या कॉफी के बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं? कॉफी के बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, हाँ। फिल्टर कॉफी, कैपेचिनो, आयरिश कॉफी होते हैं, बिल्कुल। ब्लैक कॉफी, बिल्कुल सही। बिल्कुल ऐसे जावा के ढेर सारे फीचर्स होते हैं। जावा के आपको ढेर सारे फीचर्स मिलेंगे, ढेर सारे वर्जन या एडिशन मिलते हैं। गौर से सुनिएगा, जब जावा मार्केट में पहली बार लॉन्च हुई थी, कब लॉन्च हुई थी एक बार फिर बताइए? जावा का फर्स्ट वर्जन मार्केट में कब आया था? 1996 में। तो याद रखिएगा, जावा बस जावा के नाम से लॉन्च हुई थी, है ना। किसने लॉन्च करा था? सन माइक्रो सिस्टम्स ने लॉन्च करा था। लेकिन जावा लॉन्च होने के साथ एक तो इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई, इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि हर तरीके की सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में जावा यूज होने लगी। आपको लगेगा हर तरीके की मतलब, हर तरीके की मतलब जावा डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में भी यूज होती है, होती थी, होती है। जावा वेबसाइट्स बनाने के लिए भी यूज होती है। जावा मोबाइल एप्लीकेशंस में भी यूज होने लगी 90s के एरा में। तो जो कंपनीज थी जो जॉब्स ऑफर करती थी लोगों को, उन कंपनीज को बड़ी दिक्कत जाने लगी जावा के लिए वैकेंसीज निकालने में। उन्हें अगर मोबाइल एप्लीकेशन के लिए कोई डेवलपर चाहिए था और वो अपनी एड में लिखती थी जावा डेवलपर्स नीडेड, तो जिसने डेस्कटॉप वाली जावा पढ़ी थी वो भी पहुंच जाता था। तो इन कंपनीज ने सन माइक्रो सिस्टम से रिक्वेस्ट करी, ये तो बता पाए लोगों को कि हमें जावा के कौन से एडिशन या कौन से तरह के डेवलपर्स चाहिए। तो जावा बनने के 1 साल बाद, मतलब कौन से साल में? जावा बनने के 1 साल बाद, मतलब कौन से साल में? 1997 में सन माइक्रो सिस्टम्स ने जावा को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, जावा को 3 टुकड़ों में तोड़ दिया। जैसे आपका BE 8 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है, आपका इंजीनियरिंग कोर्स 8 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है, और हर सेमेस्टर में अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, हर सेमेस्टर में अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। ऑलमोस्ट एक आध सब्जेक्ट सेम होता होगा, बट हर सेमेस्टर कुछ नई चीज आपको बताता है। बिल्कुल ऐसे जावा के 3 एडिशंस बनाए गए, ठीक इसलिए ताकि लोगों को जावा पढ़ने में और कंपनीज को जावा के हिसाब से वैकेंसीज देने में दिक्कत ना जाए। मैं सीधे डायग्राम पे आ रहा हूं, स्लाइड में थ्योरी है वो आप पढ़िएगा, मैं आपको समझा देता हूं। तो सन माइक्रो सिस्टम ने ये डिसाइड करा कि जावा के हम 3 एडिशंस निकालेंगे। उन्होंने पहले एडिशन का नाम रखा J2SE। गौर करिएगा, 1997 में 2 था, J के साथ 2 आता था। J2SE का फुल फॉर्म बना जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन, ये J2SE है। देन J2EE बनाया, J2EE का फुल फॉर्म बना जावा 2 एंटरप्राइज एडिशन, और J2ME का नाम पड़ा जावा 2 माइक्रो एडिशन। दोबारा सुनिएगा ध्यान से, ये बहुत बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। जावा के कितने फ्लेवर्स हैं? जावा के पॉपुलर 3 फ्लेवर्स हैं। कब से हैं?
1997 से हैं। क्या नाम पड़े थे इनके? J2SE, J2EE, J2ME। बाद में 2005 के आते आते, 2005 के आते आते इन नामों में से 2 को भी ड्रॉप कर दिया गया। क्यों ड्रॉप कर दिया गया 2 को? क्योंकि ये 2 लोगों को कंफ्यूज कर रहा था। जैसे 2005 में जावा का 5 वर्जन आया था, 2005 में जावा वर्जन 5 लॉन्च हुआ था, लेकिन उस समय भी सॉफ्टवेयर का नाम क्या था? J2SE5। उसका नाम था J2SE5। अब आप बताइए, J2SE5 थोड़ा कंफ्यूजिंग नाम है ना। J2SE5, एक तरफ 2 है, एक तरफ 5 है, तो ये क्या है? ये 2 है कि 5 है? लोगों ने शिकायत करी, तो सन माइक्रोसिस्टम ने 2005 ऑनवर्ड्स ये 2 को कर दिया ड्रॉप। क्या बच गया? बच गया सिर्फ JSE, बच गया सिर्फ JEE, बच गया सिर्फ JME। तो आज की तारीख में जावा के 3 पॉपुलर एडिशंस के नाम क्या हैं? एक का नाम है JSE, एक का नाम है JEE और एक का नाम है JME। पहला सवाल, ये JSE क्या होता है? ये JSE जावा का वो एडिशन है जो हर वो इंसान पढ़ता है जो जावा में सीखने की शुरुआत कर रहा है। अगर आप जिंदगी में पहली बार जावा पढ़ रहे हैं, अगर आप लाइफ में पहली बार जावा की तरफ आ रहे हैं, तो आपको शुरू जिससे करना है वो JSE से करना है। JSE में क्या आता है? JSE में जावा के बेसिक्स आते हैं। बेसिक्स का मतलब, बेसिक्स का मतलब डेटा टाइप, बेसिक्स का मतलब ऑपरेटर्स, बेसिक्स का मतलब कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ये सब आपको JSE सिखाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये सब आप JSE के अंदर सीखते हैं। और क्योंकि ये बेसिक सिखाता है, इसीलिए आप और हम इसे किस नाम से जानते हैं? आप और हम इसे जानते हैं बाय द नेम ऑफ कोर जावा। लेकिन याद रखिएगा, कोर जावा ऑफिशियल नाम नहीं है। तो जब आप अपना रेज्यूमे प्रिपेयर करेंगे, आप गलती से भी कोर जावा नहीं लिखिएगा। अगर लिख देंगे तो क्या होगा? अगर लिख देंगे तो टांग खींची जाएगी। फिर कुछ कंपनीज तो इग्नोर कर देंगी, लेकिन कुछ HRs ऐसे होते हैं या कुछ टेक्निकल इंटरव्यूअर्स ऐसे होते हैं जो बड़े स्मार्ट होते हैं, थोड़ा मजा लेंगे आपका और फिर आपको बोलेंगे कोर जावा नाम से तो कुछ है ही नहीं। तो सच है, कोर जावा नाम से ऑफिशियली कोई जावा नहीं है। ये हम पढ़ाने वाले और आप पढ़ने वालों की तरफ से दिया गया नाम है कि लोग कोर जावा नाम से उसको बुलाते हैं। कोर जावा अनऑफिशियल नेम है, जो ऑफिशियल नेम है उसका नाम है JSE। लोग कोर जावा क्यों बुलाते हैं? क्योंकि इसमें हमें जावा के कोर कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं, जावा के बेसिक सीखने को मिलते हैं। तो क्या कोर जावा से ही शुरू करना पड़ता है जावा को सीखना? यस, 100% कोर जावा से ही शुरू करना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बाकी दोनों एडिशन से शुरू कर सकता हूं, नहीं कर सकते हैं। आप अगर पहली बार जावा की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, पहला स्टेप जावा की तरफ ले रहे हैं, तो यू शुड स्टार्ट लर्निंग जावा फ्रॉम JSE, जो अनऑफिशियली कहलाती है कोर जावा। एम आई क्लियर विद दिस? मेरी बात समझ आ रही है सबको? क्लियर हो रहा है मेरा पॉइंट? राइट। अब अगला पॉइंट आता है, इसको सीखने के बाद हम किस तरीके के प्रोग्राम्स बना पाएंगे? तो इसको सीखने के बाद आप डेवलप कर पाएंगे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस क्या होती हैं? डेस्कटॉप एप्लीकेशंस वो प्रोग्राम्स होते हैं जो सिंगल कंप्यूटर्स के ऊपर रन होते हैं। सिंगल कंप्यूटर मतलब, सिंगल कंप्यूटर मतलब आपका लैपटॉप। जैसे जैसे आपके लैपटॉप पे आप वीडियोस देखते हैं, किसी सॉफ्टवेयर में देखते हैं वीडियोस, किसी सॉफ्टवेयर में देखते हैं, राइट। वो जो सॉफ्टवेयर है मीडिया प्लेयर, वो मीडिया प्लेयर डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। आप अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट सर्फ करते हैं क्या यूज करते हैं? ब्राउजर। ब्राउजर एक डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है। आप अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, वायरसेस वगैरह चेक करने के लिए, उन्हें हैंडल करने के लिए। एंटीवायरस एक डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है। और तो और आपने आईडीज यूज करें, अगर आपने सी पढ़ी है, C++ पढ़ी है, तो टर्बो, कोड ब्लॉक्स, डेव C++, इन सब के नाम सुने होंगे। ये सारे के सारे अपने आप में कहलाते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो आपको नोटपैड जैसा सॉफ्टवेयर बनाना है, म्यूजिक प्लेयर बनाना है, सिंगल यूजर गेम बनाना है। वो बॉल वाला गेम खेला है आपने? बॉल ऊपर स्ट्राइक करती है, फिर नीचे एक ब्रिक पे स्ट्राइक करती है, फिर उसके मार्क्स मिलते हैं। ये सारे के सारे सिंगल यूजर गेम्स हैं और ये सब कहलाते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन। और ये डेस्कटॉप एप्लीकेशंस आप इजीली डेवलप कर सकते हैं इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और JSE। आया समझ? आकाश आप कुछ पूछ रहे हैं, कोई क्वेश्चन है आकाश? मैं पढ़ नहीं पाया हूं आपका क्वेश्चन, पेश करिए जरा वापस।
Akash, do you have some question? We need any framework or JSE is sufficient? Of course, Akash, you need a framework. अगर आप किसी अच्छी जावा बेस्ड कंपनी को टारगेट करते हैं तो 100% जो आप अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, इंप्रेसिव प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो फ्रेमवर्क पे ही बेस्ड होगा, राइट? बाकी डिपेंड करता है आकाश किस कंपनी को आप फेस कर रहे हैं। जो प्योर जावा बेस्ड कंपनीज होंगी वो डेफिनेटली मांगेंगी कि आप फ्रेमवर्क जानते हो। जैसे मेरे ख्याल से आकाश आप मैनेट से है ना, राइट? मैनेट में पोलरिस आती है, राइट? और पोलरिस प्योर जावा पे काम करती है, ठीक है? मैं एक और कंपनी का नाम भूल रहा हूं, बहुत अच्छा पैकेज देती है जावा पे। मैनेट में 2 साल पहले उसने अपना एफ से कोई नाम है, कोई एफ से नाम है कंपनी का जो मैनेट में आती है। एक ऐप से आप चेक करना, आपके सीनियर्स प्लेस हुए हैं उसमें, एमसीए के सीनियर्स, वो लोग का एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं। ये सारी प्योर जावा बेस्ड कंपनीज हैं और ये आप फ्रेमवर्क लेवल तक करिए, ये आपको अप्रिशिएट करेंगी, आपको एक एज मिलेगा। फ्रेमवर्क क्या होता है उसी बात में बताऊंगा, आगे की चीज है, ठीक है? अभी तो आप जेएसई पढ़ो, बताऊंगा फ्रेमवर्क क्या होता है, ठीक है? फ्रेमवर्क जावा का 3rd लेवल है, ठीक? चलिए अभी फिलहाल लैंग्वेज के बारे में बात कर लें। तो बताइए, जेएसई क्लियर हुआ? जेएसई क्लियर हुआ? सबको समझ आया जेएसई क्या होता है? वेरी गुड। और जेएसई का अनऑफिशियल नाम क्या है? ये भी क्लियर हुआ, कोर जावा, राइट? तो हम और आप अनऑफिशियली पढ़ रहे हैं कोर जावा, ऑफिशियली हम लोग पढ़ रहे हैं जेएसई। अब आता है जावा का अगला एडिशन विच इज कॉल्ड जेडबलई। जब जेएसई को कोर जावा बुलाते हैं तो आप गेस कर ही पा रहे होंगे, अनऑफिशियली दुनिया इसे बुलाती है एडवांस जावा। जेडबलई में क्या होता है? जेडबलई में आप डेवलप कर सकते हैं वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशंस मतलब, वेब एप्लीकेशंस मतलब जैसे एक आम इंसान वेबसाइट बुलाता है। तो क्या वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में फर्क होता है? बहुत बड़ा फर्क होता है। क्या फर्क होता है? वेबसाइट्स वो साइट्स होती हैं जो हमेशा स्टैटिक इंफॉर्मेशन देती हैं। स्टैटिक इंफॉर्मेशन मतलब, स्टैटिक इंफॉर्मेशन मतलब हम में से कोई भी इंसान उस वेबसाइट को खोले, जो आउटपुट आएगा वो हम लोगों के लिए सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल जीमेल का लॉगिन पेज, आप मानते हैं मेरे और आपके लिए जीमेल का लॉगिन पेज सेम दिखेगा? जल्दी बताइए, सेम दिखेगा? तो ये अपने आप में एक वेबसाइट का पेज हुआ। लेकिन जब आप जीमेल में लॉगिन करते हैं तो मुझे जो इनबॉक्स दिखेगा और आपको जो इनबॉक्स दिखेगा वो अलग अलग होगा, वो अलग अलग होगा। तो ये बन जाती है डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट को ना बोलकर हम उसकी जगह वर्ड यूज करते हैं वेब एप्लीकेशन। क्योंकि अगर आपको सिर्फ वेबसाइट बनानी है तो गौर करिएगा, मात्र HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इन 3 के बेस पर आप आराम से एक वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो फिर आपको यूज करनी चाहिए, आपको सीखनी चाहिए जावा जैसी लैंग्वेज, पाइथन जैसी लैंग्वेजेस जो आपको वेब एप्लीकेशन डेवलप करने में हेल्प करती हैं। जावा में कौन कौन सी वेब एप्लीकेशंस बनी हुई हैं? तो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक SBI, इनकी वेब एप्लीकेशन जावा में डेवलप की गई है। इसी तरह से मैंने आपको पहले भी कहा था, दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी, बात हुई है अपनी, alibaba.com, ये डेवलप करी गई है जेडबलई के अंदर। इसी तरह से airtel.in, एयरटेल की वेब एप्लीकेशन डेवलप करी गई है जावा में। इंडियन रेलवेज की वेबसाइट का नाम क्या है? irctc.co.in, ये डेवलप करी गई है यूजिंग जेडबलई। तो अगर आपको जावा में वेब एप्लीकेशंस बनाना सीखना है तो आप सीखेंगे एडवांस जावा, जिसका ऑफिशियल नाम है जेडबलई। बट आप ये नहीं कह सकते सर मेरा तो वेब एप्लीकेशंस में ही इंटरेस्ट है तो मैं जेएसई छोड़कर जेडबलई पे आ जाऊं, नहीं आ सकते। एक अक्षर समझ में नहीं आएगा जेडबलई में जब तक आप जेएसई ना पढ़ लें। लेकिन एक बड़ी गलतफहमी, क्या जेएसई पूरी पढ़नी पड़ेगी अगर हमें एडवांस जावा करनी है? तो नहीं। एक्सेप्शन हैंडलिंग चैप्टर ध्यान से सुनना आप, क्योंकि अगले महीने स्टार्ट होने जा रहा है जेडबलई का बैच। तो आप जिन लोगों के पास टाइम कम है, आप एक्सेप्शन हैंडलिंग चैप्टर पढ़ लेने के बाद पैरेलली, याद रखिएगा, जेडबलई कर सकते हैं। लेकिन ये मैं उन्हीं लोगों को बोलूंगा जिनके पास समय की कमी है, फॉर एग्जाम्पल लास्ट सेमेस्टर्स में हैं या कैंपस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो। अगर आपको लगता है आप अभी 2nd सेम 3rd सेम किसी में भी हैं, आपके पास एम्पल टाइम है, तो जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से पढ़िएगा। पहले जेएसई पढ़िए, कंप्लीट होने दीजिए उसे, उसके बाद जेडबलई की तरफ आप जा सकते हैं। बट जेएसई सीखनी तो पड़ेगी अगर आप एडवांस जावा सीखते हैं तो, राइट।
एडवांस जावा के अलावा और जावा का कौन सा एडिशन है? तो और एक एडिशन है जिसका नाम है जावा माइक्रो एडिशन। गौर करिएगा, बहुत लोग इसे गलतफहमी में मोबाइल एडिशन बुलाते हैं। ये मोबाइल नहीं है, ये माइक्रो है। आकाश आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। जावा माइक्रो एडिशन पे मोबाइल एप्स बनती हैं। गौर करिएगा, मैं मोबाइल एप्स बोल रहा हूं, मैं स्मार्टफोन की एप्स नहीं बोल रहा हूं। तो क्या स्मार्टफोन के अलावा भी कोई फोन मार्केट में है? स्मार्टफोन के अलावा भी कोई फोन मार्केट में है? हाँ है, जिन्हें आप बोलते हैं फीचर फोन। जैसे जियो ने फोन लॉन्च करा है, जियो ने एक फोन लॉन्च करा है फीचर फोन, उसको बोलते हैं आप, उसकी एप्स को आप बोलते हैं मोबाइल एप्स। तो जो मोबाइल एप्स होती हैं, जो नॉन स्मार्टफोन्स होते हैं, नॉर्मल फोन्स होते हैं, या छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं जैसे पेजर या वर्चुअल असिस्टेंट, इन सब के लिए जो एप्स बनती हैं वो आप डेवलप कर सकते हैं इन जेएमई। बट आज जेएमई का मार्केट बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि नोटिस करिए, दुनिया में सबसे ज्यादा डिवाइसेस अगर हैं तो वो स्मार्टफोन डिवाइसेस हैं। और स्मार्टफोन की प्रोग्रामिंग जेएमई पे नहीं होती है, स्मार्टफोन की प्रोग्रामिंग एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे होती है। और एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के बारे में जानकर आपको अच्छा लगेगा, एंड्रॉइड के लिए आपको सिर्फ कोर जावा की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है सर मुझे तो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की तरफ जाना है और जावा का ट्रैक लेकर जाना है, तो आपको एडवांस जावा भी सीखने की जरूरत नहीं है, आपको जावा माइक्रो एडिशन की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जावा एसई सीखिए एंड देन यू कैन स्टार्ट लर्निंग एंड्रॉइड। आप एंड्रॉइड की तरफ आ सकते हैं। और एंड्रॉइड एक बहुत बड़ा रीजन है जावा की पॉपुलैरिटी का। मैक्सिमम मोबाइल एप्स जावा पे बनी है एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म की। 2017 से पहले कोई और लैंग्वेज ही नहीं थी जिसमें एंड्रॉइड एप्स की प्रोग्रामिंग होती हो। आज 2020 में एंड्रॉइड की प्रोग्रामिंग जावा के अलावा और 3 लैंग्वेजेस में होती है। शायद आपने सुना होगा, एक का नाम है कॉटलिन, एक का नाम है डार्ट और एक रिएक्ट जेएस। आप इन तीनों में एंड्रॉइड एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं अदर देन जावा। बट अभी भी अच्छा खासा मार्केट जावा का है। अभी भी बहुत सारी एप्स हैं जो जावा पे बेस्ड हैं, जो जावा पे डेवलप की जाती हैं। एंड दैट इज द रीजन कि आप जावा ऐसी करके जावा के बेसिस पर एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, एंड्रॉइड एप्स डेवलप कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर? यस, फ्लटर में डार्ट यूज होती है। फ्लटर फ्रेमवर्क है, डार्ट उसमें काम होने वाली लैंग्वेज है। बिल्कुल, फ्लटर के अंदर डार्ट लैंग्वेज पे काम करते हैं। और डार्ट लैंग्वेज की सबसे कमाल की बात क्या है? सबसे कमाल की बात यह है कि आप डार्ट में प्रोग्राम बनाएंगे एंड्रॉइड के लिए और वो अपने आप कन्वर्ट कर देगा उसे आईफोन के लिए भी। तो आप ऐप डेवलप करेंगे एक प्लेटफॉर्म के लिए और चलेगी वो दोनों प्लेटफॉर्म्स पे। जेएमई का कोई अनऑफिशियल नाम नहीं है सुधीर, कोई ऐसा अनऑफिशियल नाम नहीं निकाला इसका, इसका एक ही नाम है बस, जेएमई। ठीक है, एडिशंस क्लियर हो गए, सबको समझ आ गए? आगे बढ़ूं? चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे। लोग 3-4 चीजों को लेकर बड़े कंफ्यूज होते हैं, उम्मीद करता हूं आप नहीं होंगे। जावा क्या है, जेएसई क्या है, कोर जावा क्या है, जेडीके क्या है, जेआरई क्या है, जेवीएम क्या है। कुछ लोगों को तो लगता है ये सब जावा के कई नाम है, बहुत पॉपुलर है ना जावा, तो सब ने अपने अपने नाम दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है, इनमें से कुछ सेम है बट कुछ बहुत अलग है। नंबर 1, जावा क्या है? जावा लैंग्वेज है। लैंग्वेज मतलब सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ गाइडलाइंस जिनको फॉलो करा गया है, राइट? जेएसई क्या है? जेएसई जावा के एडिशन का नाम है, कोर जावा इसी को कहते हैं, राइट? अच्छा, अब डाउनलोड क्या होगी हमारे कंप्यूटर पे? क्या हमारे कंप्यूटर पे जावा डाउनलोड होगी? नहीं, आपके कंप्यूटर पे जो आप डाउनलोड करेंगे वो जेडीके है, मतलब ये इंस्टॉलेबल सॉफ्टवेयर है। हाँ जी, ये इंस्टॉलेबल सॉफ्टवेयर है जो आप आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल करेंगे। और मैं आपको 2 बार बता चुका हूं, अब फिर बता रहा हूं, जेडीके इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ जेआरई आता है, जेआरई के साथ आता है जेवीएम। अब पढ़ते हैं अपन एक बार और फाइनली डिटेल में, जेवीएम क्या करता है, जेआरई क्या करता है, जेडीके क्या करता है, राइट? इसका मतलब ये तीनों सॉफ्टवेयर्स हैं। हाँ, और ये जो आप देख रहे हैं ये नाम है बस, सॉफ्टवेयर नहीं है। ये जो सॉफ्टवेयर है डाउनलोड करने के लिए वो आपको जेडीके के नाम से मिलेगा। इसका मतलब हम जेएसई पे क्लिक करेंगे तो जो डाउनलोड होगा इंटरनेट से वो डाउनलोड जेडीके होगा, नाम जेएसई का दिखेगा। क्लिक करेंगे डाउनलोड पे तो डाउनलोड आपके कंप्यूटर पे जेडीके होगा। गेटिंग द पॉइंट? चलें आगे।
चलिए अब इन तीनों का आपस में रिलेशन सीधे एक डायग्राम से देखते हैं, क्योंकि जब तक ये रिलेशन क्लियर नहीं होगा समझ ही नहीं आएगा आपको कौन क्या करता है। ये है इन तीनों का डायग्रामेटिक व्यू। ठीक, सबसे पहली बात तो बताइए, इसमें रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल है, ऐसा क्यों है? ये ऐसा डायग्राम क्यों है कि एक के अंदर एक रेक्टेंगल दिखाए जा रहे हैं? इसलिए दिखाए जा रहे हैं क्योंकि JVM comes as a part of JRE, JRE comes as a part of JDK। सबसे पहले क्या होता है JVM? JVM का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन। क्या है, सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है? सॉफ्टवेयर है। क्या करता है ये सॉफ्टवेयर? ये सॉफ्टवेयर बाइट कोड को उठाता है, मशीन डिपेंडेंट फॉर्म में कन्वर्ट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रन होने के लिए भेजता है। दोबारा सुनिए, ये सॉफ्टवेयर बाइट कोड को उठाता है, मशीन डिपेंडेंट फॉर्म में कन्वर्ट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रन होने के लिए भेजता है। तो खुद करता है ये काम? नहीं, खुद नहीं करता है। इसके अंदर छोटे छोटे सॉफ्टवेयर का कलेक्शन है। वो जो बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भेजने का काम करता है, वो इसका एक पार्ट है और वो आपको यहां दिख रहा होगा। सेकंड नंबर पे दिख रहा है कोई? सेकंड नंबर पे किसी की एंट्री दिख रही है आपको JVM के ब्लॉक के अंदर? यस। और वो एंट्री किसकी है? दैट इज द एंट्री फॉर इंटरप्रेटर। वो अपने आप में जावा का या JVM का इंटरप्रेटर है। तो इंटरप्रेटर का काम होता है आपके प्रोग्राम के बाइट कोड को मशीन डिपेंडेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना और ऑपरेटिंग सिस्टम से उसको एग्जीक्यूट कराना। आ रही है बात समझ? बिल्कुल, लाइन बाय लाइन करना। दैट इज द रोल प्लेड बाय द इंटरप्रेटर। ठीक है, तो ये रोल हो गया इंटरप्रेटर का। इंटरप्रेटर के अलावा और क्या होता है JVM में? इंटरप्रेटर के अलावा JVM में एक होता है GC। GC का फुल फॉर्म क्या है? GC का फुल फॉर्म है गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, ये क्या करता है? आप लास्ट लेक्चर में थे? आप लास्ट लेक्चर में थे? तो आपको वो पार्टी वाली कहानी याद है जिसमें खूब सारी मिठाइयाँ थी और हमें सारी मिठाइयाँ खानी थी? याद है? उसमें मैंने आपसे कहा था जावा के पास एक वेटर है, वो वेटर आपके लिए है, आप अपनी मिठाई खाइए, अपनी प्लेट रख दीजिए, आपको वो प्लेट साफ नहीं करनी है, धोनी नहीं है, वो प्लेट एक वेटर धोगा। वो वेटर जावा के अंदर है गार्बेज कलेक्टर। इससे ज्यादा इसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। कब बात करेंगे? मैं आपको गार्बेज कलेक्टर की पूरी कहानी सुनाऊंगा जब हम जावा में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एरेज। जिस दिन एरे की कहानी आपसे शेयर करूंगा उस दिन आपको सुनाऊंगा किस तरीके से गार्बेज कलेक्टर काम करता है। और JITC क्या है उसका भी फुल फॉर्म सुन लीजिए। JITC का फुल फॉर्म होता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। क्या करता है ये आपके एग्जीक्यूशन स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। यानी इंटरप्रेटर बहुत स्लो काम करता है। इंटरप्रेटर की स्पीड को इंप्रूव करने के लिए, एनहांस करने के लिए JVM के अंदर एक कंपोनेंट डाला गया है जिस कंपोनेंट का नाम JIT होता है। शॉर्ट में हम लोग इसको JIT बुलाते हैं, पूरा नाम हम लोग इसका लेते हैं JIT कंपाइलर। तो JIT कंपाइलर वो रिस्पॉन्सिबल कंपाइलर है जो आपके बाइट कोड के प्रोसेस को फास्ट कर देता है, एग्जीक्यूशन बढ़ा देता है। कैसे? इसकी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा लूप के दौरान। जिस दिन आपको लूप पढ़ाऊंगा ना उस दिन अपन पढ़ेंगे JITC और जिस दिन एरे पढ़ाऊंगा उस दिन पढ़ेंगे अपन GC। ठीक है, तो कुछ दिन के लिए इसको पोस्टपोन कर देते हैं। अब आता है नेक्स्ट, JVM किसका पार्ट है? तो JVM जस्ट लाइक कैटलिस्ट। बिल्कुल सही आनंद, जैसे कैटलिस्ट स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन बढ़ाता है ऐसे JITC स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन को बढ़ाने का काम करता है। अब बात आती है हम क्या JVM डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से? नहीं, आप कभी JVM अकेला डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। आप जब भी डाउनलोड करेंगे JRE डाउनलोड करेंगे। सवाल आता है अब ये JRE क्या है? JRE का फुल फॉर्म होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ओके, ये तो फुल फॉर्म हो गया। होता क्या है इसके अंदर? ये वो सॉफ्टवेयर होता है जो मिनिमम किसी कंप्यूटर पे चाहिए अगर उस पे जावा के प्रोग्राम्स रन करने हैं। ये वो सॉफ्टवेयर होता है जो मिनिमम किसी कंप्यूटर पे चाहिए अगर हमें उस पे जावा के प्रोग्राम्स रन करने हैं। फॉर एग्जाम्पल इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है? तो ये तो आप देख रहे हैं, इसके अंदर JVM होता है। अदर देन JVM इसके अंदर रन टाइम लाइब्रेरीज होती हैं। रन टाइम लाइब्रेरीज मतलब आप C लैंग्वेज याद कीजिए, वहां printf यूज करा है आपने? printf एक लाइब्रेरी फंक्शन है, printf का कुछ कोड होता होगा
जो सी लैंग्वेज के कंपाइलर की लाइब्रेरी फाइल्स में होता है, ऐसे जावा के जो फंक्शंस होते हैं, जो बिल्ट इन क्लासेस होती हैं, उनका कोड जिन फाइल्स में होता है उन्हें बोलते हैं अपन लाइब्रेरी फाइल्स, और ये लाइब्रेरी फाइल्स दे कम एज अ पार्ट ऑफ जेआरई। तो जेआरई के दो मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? जेआरई के दो मेन कंपोनेंट्स हैं लाइब्रेरीज एंड जेवीएम। जेवीएम के तीन मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? एक है इंटरप्रेटर, एक है गार्बेज कलेक्टर, एक है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। हुआ क्लियर? आया समझ? राइट। क्या ये जेआरई डाउनलोड हो जाएगा? हाँ, ये जेआरई डाउनलोड हो जाएगा। कौन डाउनलोड करेगा? हम लोग नहीं, हम लोग जेआरई नहीं डाउनलोड करेंगे, क्योंकि हमने अगर जेआरई डाउनलोड करा हम प्रोग्राम कंपाइल नहीं कर पाएंगे। जेआरई सिर्फ रन करने का काम करता है। इसका मतलब ये हमारा कस्टमर यूज करेगा। हाँ जी, ये आपका कस्टमर यूज करेगा। अगर मान लीजिए आप अपने शहर की किसी शॉप के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, लेट्स से आपकी सिटी में कोई मॉल है, आप उस मॉल के लिए बिलिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, तो आप उस मॉल के ओनर को ये बोलेंगे कि वो अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करे जेआरई, तब आपका जावा कोड उसके जेआरई पे चल पाएगा। हम क्या डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से? हम डाउनलोड करेंगे इन सबका सुपर पैक। सुपर पैक कौन है? इन सबका सुपर पैक का नाम है जेडीके। क्या फुल फॉर्म है? फुल फॉर्म है जावा डेवलपमेंट किट। क्या होता है इससे? इससे हमको जावा पे प्रोग्राम बनाने, कंपाइल करने, रन करने, डीबग करने, सब कुछ करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो मिलता है। बस ये याद रखिएगा, जेडीके आईडीई के साथ नहीं आता है। तो फिर आईडी कैसे मिलेगा? आईडी अलग से करना पड़ेगा अपन को डाउनलोड। आईडी क्या होता है? आईडी वो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप प्रोग्राम लिखकर बहुत इजी वे में कंपाइल और रन कर लेते हैं। जैसे जैसे सी का आईडी कोड ब्लॉक्स है, सी का आईडी टर्बो सी है, बिल्कुल ऐसे जावा के भी कई पॉपुलर आईडीज हैं, लेकिन वो आईडी जेडीके के साथ नहीं आते, आपको उन्हें अलग से करना पड़ता है डाउनलोड। तो बिना आईडी के प्रोग्राम हो जाएगा रन? हाँ हो जाएगा। हमें प्रोग्राम नोटपैड में लिखना पड़ेगा और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर रन करना पड़ेगा। नोटपैड में लिखेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करेंगे। हम शुरुआत इसी के साथ करेंगे। अगला लेक्चर आप जावा का पहला प्रोग्राम बनाएंगे, और याद रखिएगा जावा का फर्स्ट प्रोग्राम मैं आपको ऐसे ही करवाऊंगा। नोटपैड पे कोड लिखेंगे और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर हम उसे कंपाइल और रन करेंगे। फिर हम आईडीज कब यूज करेंगे? जब हम एरेस पे एंटर करेंगे। यानी बेसिक्स ऑफ जावा, इफ एल्स, स्विच और लूप, ये चार टॉपिक मैं आपको नोटपैड पे प्रैक्टिस कराऊंगा। इसके बाद मैं आपको जावा के आईडी पे शिफ्ट करूंगा। आईडी बहुत सारे हैं, हम किसी भी आईडी को यूज कर सकते हैं। आप एक भी आईडी यूज करिए तो आप दूसरे आईडी पे काम करना सीख जाएंगे। हम किस एक्सटेंशन से यूजर को सॉफ्टवेयर देंगे? हम उसे देंगे जार एक्सटेंशन से। जार का फुल फॉर्म होता है जावा आर्काइव। कैसे बनता है जार? जेडीके के अंदर देखिए एक जार दिख रहा है, देखो ध्यान से आकाश, दिख रहा है आपको जेडीके में जार सॉफ्टवेयर? इसके थ्रू हम लोग अपने फाइल को डिस्ट्रीब्यूटेबल बनाते हैं। इसके थ्रू हम लोग अपनी फाइल को डिस्ट्रीब्यूटेबल बनाते हैं। मतलब अगर मैंने जावा में कोई बहुत अच्छा सा म्यूजिक प्लेयर डिजाइन करा और मैंने उस म्यूजिक प्लेयर को किसी और को डिलीवर करने का सोचा, तो मैं उसे डॉट जावा फाइल तो दूंगा नहीं, डॉट क्लास भी नहीं दूंगा, मैं उसे डॉट क्लास को पैक करके एक फाइल में दूंगा और वो होगी डॉट जार फाइल। डॉट क्लास बाइट कोड को बोलते हैं। आया समझ? हुआ क्लियर? सैंपल ऑफ जावा आईडी बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। मैं आपको नाम बता देता हूं, चार के नाम बताता हूं। नंबर 1 नेटबीन्स, बहुत पुराना जावा की फील्ड का आईडी, कब से है? 2005 से है। देन वी हैव अनदर आईडी कॉल्ड एक्लिप्स, और अभी पिछले 2-4 साल से एक और आईडी बहुत पॉपुलर हो रहा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंटेलिजे आइडिया। और कौन कौन से हैं? और ब्लू जे भी होता है जावा का आईडी, एडिट प्लस भी होता है। इनमें से आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। हम लोग किसे जे क्रिएटर भी होता है, ये भी जावा का आईडी है जे क्रिएटर। हम लोग किसे फ्री कौन सा है? फ्री सारे हैं, सारे के बस जे क्रिएटर 2 वर्जन्स में आता है। इसका लर्निंग एडिशन फ्री है, प्रोफेशनल एडिशन पेड है। राइट? हाँ मुनल, जार का प्रैक्टिकल करवा। जार तो तब बनाएंगे ना जब प्रोजेक्ट बनाएंगे, कुछ डिलीवर करने लायक बनाए तो कुछ। किसी को क्या देंगे अपन? हेलो ये देकर आएंगे उसके कंप्यूटर पे, कुछ डिलीवर करने लायक बनाए तो फिर करेंगे ना उसको जार में कन्वर्ट। ठीक है, आ गया समझ में पूरा डायग्राम? राइट?
और इस डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट कहां दिख रहा है? जेडीके का पार्ट कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जेडीके का जावा सी है। ये कौन है? यही है कंपाइलर। तो यही बाइट कोड बनाता है। हाँ, यही बाइट कोड बनाएगा आपके प्रोग्राम का। आपके सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट इसी कंपाइलर से आप करेंगे। हुआ क्लियर पूरा डायग्राम? चलिए अब एक क्विज हो जाए, छोटी सी डिस्कस कर लें जो पढ़ा है। चलो बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन, जेवीएम को वर्चुअल मशीन क्यों बुलाते हैं? जल्दी जल्दी बोलिए। शिराज, अपन नेटबीन्स भी यूज करेंगे, अपन एक्लिप्स भी यूज कर लेंगे। आप कहेंगे तो मैं इंटेलिजे आइडिया भी यूज करा दूंगा आपको। सब कर लेंगे अपन यूज, जो पसंद आए उसको कंटिन्यू कर लेना। वेरी गुड। JVM is called virtual machine. The reason is that JVM के अंदर इस तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो आपके प्रोग्राम को हर वो सर्विस देता है जो सर्विस आपके प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। कौन सी सर्विसेज की बात हो रही है? प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करना, मेन जैसे फंक्शन को कॉल करके एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना, मेमोरी को क्लीन अप करना, ये सब कौन करता है? ये सब करता है आपके प्रोग्राम में JVM। और सी के लिए ये सब कौन करता है? जल्दी बताइए। सी के लिए ये सब करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जावा के लिए ये सब करता है JVM। वेरी गुड। अगले सवाल का जवाब दीजिए, ये तो पढ़ ही लिया आपने। आर जावा कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर सेम? आंसर आ रहा है नो। सही है आंसर? बिल्कुल, जावा का कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक जैसे नहीं है। कंपाइलर सोर्स कोड का बनाता है बाइट कोड, इंटरप्रेटर बाइट कोड को कन्वर्ट करता है मशीन डिपेंडेंट फॉर्म में। कंपाइलर किसके पास होता है? जल्दी बताइए, डायग्राम पूरा देखा है आपने आज। कंपाइलर किसके पास होता है? जेडीके के पास होता है। इंटरप्रेटर किसके पास होता है? जेवीएम के पास होता है। इंटरप्रेटर जेवीएम के पास आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाब दीजिए यस और नो। अगर मेरे पास सिर्फ JRE है तो मैं जावा का प्रोग्राम कंपाइल कर पाऊंगा, हाँ के ना? सिर्फ JRE है अगर तो कभी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास सिर्फ JRE है तो आप सिर्फ प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, JRE के पास कोई कंपाइलर नहीं होता है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो आपके प्रोग्राम को कंपाइल भी करेगा, डीबग भी करवाएगा, एग्जीक्यूट भी करवाएगा? कौन है वो जो सब कुछ करेगा? JDK है। वेरी गुड। JVM कंपाइल नहीं करा सकता, लेकिन JDK कंपाइल भी कराएगा और JVM की मदद से एग्जीक्यूट भी कराएगा। तो करेक्ट आंसर बी। आ रहा है समझ? नेक्स्ट, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो बाइट कोड को मशीन स्पेसिफिक कोड में कन्वर्ट करता है? कौन है वो जिम्मेदार? वेरी गुड। वैसे तो जिम्मेदार इंटरप्रेटर है, मानते हैं? इस काम का करने का रिस्पॉन्सिबल इंटरप्रेटर है, बट एक्चुअल में ये काम JVM का नाम ले सकते हैं अपन, क्योंकि लिस्ट में फिलहाल JVM दिख रहा है। ठीक। कौन है जो आपके प्रोग्राम को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है रन करने के लिए, जिसके बगैर प्रोग्राम रन ही नहीं हो सकता? ना, JVM नहीं है। JVM अलग से डाउनलोड नहीं होता। यस, आपके प्रोग्राम को रन करने के लिए जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज JRE। यस, JVM नहीं। ठीक। चलिए अब बात करते हैं सिस्टम पे आप जावा इंस्टॉल कैसे करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूं, लेकिन पूरा इंस्टॉलेशन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे सिस्टम पे जावा ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, तो मैं आपको कुछ दिखाता हूं प्रैक्टिकली, बाकी सारे स्टेप शीट्स के अंदर, स्लाइड के अंदर मेंशन है, आप इन्हें फॉलो करके इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग दे रहा हूं मैं आपको। जावा अपनी मशीन पे आपको डाउनलोड करनी है अगर, तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा जावा डाउनलोड लिखिए। जैसे ही जावा डाउनलोड लिखेंगे आपके सामने ओरेकल का लिंक आ जाएगा, राइट? ओपन कीजिए इसे। जैसे ही आप ओरेकल के लिंक पे जाएंगे, नहीं ये वाला नहीं, जावा, राइट, ये है आपके लिए ओरेकल का लिंक। ओरेकल के लिंक पे जाइएगा जिस पे लिखा हो JSE डाउनलोड्स। यस, ये आपका डाउनलोड सेक्शन है। हालांकि अगर आप होम पेज पे जाएंगे तो होम पेज जावा का कुछ ऐसा दिखेगा। ये होम पेज है। वॉइस फंस रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या मेरी? वॉइस क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है?
चलिए सुनिए अब नेक्स्ट। अब आपको डाउनलोड्स पे क्लिक करना है, राइट। तो आप डेवलपर्स पे जा सकते हैं, या फिर ये रहा इस तरफ आप नोटिस करिए, लेट मी ड्रॉ बॉक्स, ये दिख रहा है आपको जहां मैं बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूं, जावा SE14 डाउनलोड, देख पा रहे हैं? वेरी गुड। इस जावा SE14 डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आप इस डाउनलोड वाले पेज पे आएंगे और आपके सामने JDK डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। क्लिक कीजिए, डाउनलोडिंग वाले पेज पे चले जाएंगे, बट डाउनलोड तभी कर पाएंगे आप जब आप रजिस्टर्ड हो। तो जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये इतने सारे वर्जन है और इन सब में आपको एक कॉमन बात दिख रही है, इन सब में आपको एक कॉमन बात दिख रही है, बताइए क्या कॉमन बात? ये सब 64 बिट को सपोर्ट कर रहे हैं, 32 बिट को सपोर्ट करना बंद कर दिया है जावा ने, और आज से नहीं, जावा ने इसको जावा 9 वर्जन से सपोर्ट करना बंद करा हुआ है। तो चेक करिए, सब के सब 64 बिट को सपोर्ट करते हैं। आप इनमें से कोई वर्जन करेंगे डाउनलोड अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। ये भी क्लियर हो रहा है? आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब आप क्लिक करेंगे, ठीक। अब मेरा मान लीजिए विंडोज 64 बिट है, तो मैं विंडोज 64 बिट पे क्लिक करूंगा। 64 बिट का वर्जन कहां दिख रहा है? ये रहा JDK 14.0.2 Win64, ठीक है। ये जिप पे मत कर लीजिएगा, EXE पे करना है, समझ रहे हैं ये बात? जिप पे मत कर लीजिएगा, EXE पे करना है। मैक का वर्जन है ना यहाँ पर, ये रहा मैक OS इंस्टॉलर, JDK 14 OS X X64 दिख रहा है। इंस्टॉलर पे क्लिक कीजिएगा। विंडोज में भी नोटिस करिए मैं इंस्टॉलर पे क्लिक कर रहा हूं, ठीक है। जिप कंप्रेस फॉर्म होता है रंजीत, कम साइज में, कंप्रेस साइज में फाइल डाउनलोड होगी, इसलिए उसको जिप बोलते हैं, ठीक है। अब आप 64 बिट के EXE पे क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे नोटिस करिए आपके सामने एक लाइसेंसिंग के लिए आ रहा है, एग्रीमेंट के लिए बॉक्स आ रहा है। इस एग्रीमेंट वाले बॉक्स को क्लिक करिए। जैसे इसको क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपको पहुंचा दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन पेज पे। मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं, इसलिए नोटिस करिए मेरे यहां डाउनलोड डायरेक्ट स्टार्ट हो गया। मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं तो मेरे यहां डाउनलोड डायरेक्टली स्टार्ट हो गया। आपके यहां क्या होगा? आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो आएगी। क्लिक करने के साथ ये विंडो आपसे लॉग इन करने को कहेगी। अगर आप लॉग्ड इन नहीं होंगे तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने अकाउंट के लिए। अपने अकाउंट के लिए रजिस्टर करिए, लॉग इन करिए, फिर आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। 32 बिट के लिए जावा 8 डाउनलोड करनी पड़ेगी उत्कर्ष। जावा 8 डालिएगा गूगल में अगर 32 बिट चाहिए आपको तो। आ रहा है समझ? और मैं रिकमेंड करूंगा आप अपना सिस्टम 64 बिट पे अपग्रेड करा लें, क्योंकि आगे चलकर बहुत सारी चीजें जो काम नहीं करेंगी अगर आप 32 बिट पे रहेंगे तो। फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस काम नहीं करेगा, ओरेकल काम नहीं करेगी अगर आप 32 बिट पे काम करेंगे तो। ओरेकल के लेटेस्ट एडिशंस नहीं चलेंगे। इसलिए कोशिश करिए सिस्टम का आर्किटेक्चर आप बदल लें, मदरबोर्ड चेंज करा के देखिए अगर हो पाता है तो, या ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड कराइए अगर एग्जिस्टिंग हार्डवेयर पे ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का आ रहा है तो, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और जावा का सेटअप आपके कंप्यूटर पे अवेलेबल हो जाएगा। ये बात समझ आई? तो आपके सामने मैंने स्पीड पे क्लिक करा, डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेट स्पीड ये आपके सिस्टम पे विद इन फ्यू सेकेंड्स डाउनलोड हो जाएगा। जैसे गौर करिए मेरे यहाँ डाउनलोड हो गया है। अब आप जाइए ओपन फोल्डर करिए। ओपन फोल्डर करेंगे तो आपको इसका सेटअप दिखेगा। दिख रहा है सेटअप? JDK 14 दिख रहा है, राइट। इस सेटअप पे राइट क्लिक करना है और सेलेक्ट करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। इस सेटअप पे राइट क्लिक करना है और सेलेक्ट करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ये समझ आ रहा है? हाँ, मैं स्लाइड पूरी शेयर कर दूंगा, स्लाइड में सब कुछ है। जब आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा और ये इंटरफेस जावा का आपके सिस्टम पे डाउनलोड कर रहा है। जब जावा डाउनलोड हो जाएगी तो आपको ये मैसेज मिलेगा थैंक्स का, और ये मैसेज मिलेगा कि आपने जावा सक्सेसफुली अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर ली है। आया समझ? क्लियर हुआ? अब अपन को इंस्टॉलेशन वेरीफाई करना है। इंस्टॉलेशन वेरीफाई करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर पे वहां जाना पड़ेगा जहां जावा इंस्टॉल हुई है, और अगर आपने कोई छेड़खानी नहीं की है इंस्टॉलेशन के वक्त
तो मैं आपको बता दूं, जावा आपके कंप्यूटर में इस पाथ पे इंस्टॉल होती है, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में जावा, जावा में JDK 14.xxxxx, और इसके बाद आपको मिलेगा इसके अंदर बिन फोल्डर। ये जावा का डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन पाथ होता है अगर आप सिस्टम पे इंस्टॉलेशन के वक्त कुछ और चेंज नहीं करते हैं तो। ये समझ आ रही है बात? जल्दी बोलिए, यस और नो। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? राइट। तो अब आपको इस लोकेशन पे जाना होगा वेरीफाई करने के लिए कि आपके सिस्टम पे जावा प्रॉपरली इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, आप इस लोकेशन पे कैसे जाएंगे, तो वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं कैसे जाएंगे। इस लोकेशन पे जाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो बताइए अपन क्या करने जा रहे हैं। अपन ये चेक करने जा रहे हैं जावा प्रॉपरली इंस्टॉल हुई है कि नहीं हुई है। पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा? राइट। ये चेक कैसे करेंगे? ये चेक करने के लिए हमें जावा के पाथ पे जाना पड़ेगा। जावा कहां पर है, तो गौर से देखिए जावा कहां पर है। कंप्यूटर में जाइए, कौन सी ड्राइव में होता है प्रोग्राम फाइल? सी ड्राइव, डी ड्राइव? सी ड्राइव में जाइए, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में जाइए, प्रोग्राम फाइल्स में जावा मिलेगा, जावा के अंदर आपको मिलेगा JDK 14। आपको दो फोल्डर नहीं मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक ही मिलेगा। मेरे यहां दो हैं क्योंकि मैं JDK 8 और JDK 14 दोनों यूज करता हूं। कुछ बातें मुझे आपको 32 बिट पे पढ़ानी पड़ती हैं तो वो JDK 8 से समझाता हूं, कुछ बातें JDK 14 से समझा रहा हूं। आपके यहाँ एक ही वर्जन होगा और वो JDK 14 होगा। इतना समझ आ रहा है? ठीक है, JDK 14 के अंदर जाइए, बिन दिख रहा है, बिन नाम का फोल्डर दिख रहा है, राइट, बिन के अंदर जाइए। ठीक, अब ऊपर देखिए अगर आप, तो इसको क्या बुलाते हैं जानते हैं? लेट मी हाईलाइट इट। ये क्या है? व्हाट इज दिस? वेरी गुड, ये एड्रेस बार है, विंडोज का एड्रेस बार है। यहां जावा का पाथ दिख रहा है, जावा का पाथ दिख रहा है, दिख रहा है। इसे कॉपी कर लीजिए, ये सब स्लाइड में मेंशन्ड है, तो परेशान मत होइएगा, आराम से आप प्रैक्टिकल करना, मैं आपको करके दिखा रहा हूं। तो इस पाथ को कॉपी कर लीजिए, राइट क्लिक करा, कॉपी कर लिया। ठीक है, अब आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना आता है? कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना आता है? वेरी गुड। स्टार्ट मेन्यू में जाकर CMD लिखना है, स्टार्ट मेन्यू में जाकर CMD लिखना है। ठीक है, CMD क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक कलर की विंडो ओपन हो जाएगी। देखिए विंडो आपने, ये विंडो देखी है, राइट। यहां लिखिए CD, स्पेस बार दीजिए। स्पेस बार देने के बाद जो आप पाथ लाए राइट क्लिक करके उसे कॉपी कर दीजिए, जो आप पाथ लेकर आए राइट क्लिक करके उसे कॉपी कर दीजिए। कॉपी करने के बाद, हाँ बिल्कुल, मैक में ये टर्मिनल है मीनाक्षी, बिल्कुल सही, यहां पर इसको हम कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं, मैक में ये टर्मिनल है। CD करिए, पाथ दीजिए, एंटर स्ट्राइक करिए। अपन आ गए बिन में, दिख रहा है बिन? यस और नो? दिख रहा है। अब आपको ये कमांड टाइप करना है। कौन सा कमांड? जावा डैश वर्जन। ये कमांड जैसे ही आप लिखेंगे आपको बताया जाएगा आप इस समय जावा का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। तो मैं कौन सा यूज कर रहा हूं, जल्दी बताइए? 14। तो जब मैं कहूंगा जावा स्पेस डैश वर्जन, एंटर स्ट्राइक, दिख रहा है आपको JDK 14? ये आउटपुट आपकी स्क्रीन पे भी आना चाहिए। अगर ये आउटपुट आ रहा है मतलब आपने इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कर लिया है। हुआ क्लियर? यस और नो? पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ? ठीक है, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा तो आप आराम से डाउनलोड करिएगा। कोई डाउट वगैरह होगा तो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करते हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे पहला प्रोग्राम जावा का। ओके, चलिए
बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।